अस्सलामुअलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब अख्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले देख लेते हैं जितने भी हमने ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया, हमने उनकी सबसे पहले डिस्कवरी देखी और ये देखा कि उनको ये नाम क्यों दिया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल वार फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857 बाय फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वन कॉलिकर। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था अल्बर्ट वन कॉलिकर ने 1857 में, और इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्यों कहते हैं ये हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल में। लेटर कॉइंड बायोब्लास, इसे लाइफ जर्म भी कहते हैं, बाय रिचर्ड अल्टमन इन 1886। 1886 में एक अल्टमन साइंटिस्ट था जिसने इसे कहा था कि दिस इज़ दी बायोब्लास। बायोब्लास क्या होता है कि लाइफ को इनिशिएट करने वाला। तो वो इसे क्यों कहा गया, क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए होती है और ये बहुत ही अहम सोर्स है एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो आगे अपनी एक्टिविटीज़ या फंक्शन जो भी होंगे उनको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसे कहा गया था कि ये बायोब्लास्ट है। The organelles were named as mitochondria by Carl Benda 12 years ago। 12 years उसके बाद इसको नाम दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। जब अल्टमन ने इसे नाम दिया गया था बायोब्लास्ट को, उसके बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया था। और ये नाम किसने दिया था, ये कार्ल बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। इंट्रोडक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन यूकैरियोटिक सेल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा अहम सोर्स है और बहुत ज़्यादा अहम ऑर्गेनेली है जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। क्यों अहम है, क्योंकि इसने एनर्जी को सप्लाई भी करना होता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करनी होती है। इस वजह से ये बहुत ही अहम सोर्स है, अहम ऑर्गेनेली है। सो दीज आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, कि सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है वो कौन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के, एक सेल के अंदर कितने नंबर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर जो नंबर होते हैं वो वेरीज करते रहते हैं। ये नहीं है कि इसकी कोई मखसूस या स्पेसिफिक कोई लिमिट नहीं है कि इतने नंबर होने। साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड अपॉन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, कि एक सेल कितना काम करता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि वो कितना फंक्शन कर रहा है, काम कितना कर रहा है। जैसा कि मसल्स और न्यूरॉन सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इस वजह से उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है, ये नंबर है, ये वेरीज करते रहते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के सेल ने कितना काम करना है और उसके ऊपर कितना एक बर्डन है कह दें तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि सेल कितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जितना ज़्यादा वो काम करेगा उससे माइटोकॉन्ड्रिया उतने ज़्यादा होंगे। और बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल ऐसे हैं जो काम ज़्यादा करते हैं, एक न्यूरॉन सेल्स हैं और एक मसल सेल्स हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपेयर टू बी वेसिकल्स, रॉड्स एंड फिलामेंट्स। अगर माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो वो सिंपल सा स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसमें वेसिकल्स होते हैं, रॉड्स होते हैं और फिलामेंट्स होते हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का भी डिस्कवर किया गया था ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र नहीं आता। उसमें कुछ मेम्ब्रेन नज़र आती हैं या क्या होता है कि ये वेसिकल्स या रॉड्स की सूरत में नज़र आता है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जाए तो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है और इसकी शेप भी डिफरेंट होती है। जो कभी डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था। तो इसमें उसके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन्स भी नज़र आती हैं और एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आता है। कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर देखा गया उसमें मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है।
आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, उसके ऊपर कोई ऐसे रफ सरफेस या कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, हैव इनफोल्डिंग इन इनर चैम्बर कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो इनर चैम्बर है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, उसके अंदर उसकी इनफोल्डिंग होती है, वो स्मूथ नहीं होती, सीधी नहीं होती, बल्कि उसकी फोल्डिंग होती है किसकी तरफ, उसकी फोल्डिंग जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ होती हैं। और इसमें दो मेम्ब्रेन हमने डिस्कस की, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास है एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसमें ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ये देख सकते हैं कि ये इसकी इनफोल्डिंग है, और ये किसकी तरफ है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, ये देख सकते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ इसकी इनफोल्डिंग होती है, ये फोल्ड होती है। स्ट्रक्चर में बात करें तो इसमें क्रिस्टी होता है। क्रिस्टी किसका बना होता है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। क्रिस्टी जो होता है लिपोप्रोटीन से मिलकर बनता है। और इनर फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी जो इनर फोल्डिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ मैनी एंजाइम्स एंड F1 पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और F1 पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है क्रिस्टी में कि ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, वो इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी जो इनर फोल्डिंग है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये एक एंजाइम जिसमें बहुत सारे मौजूद होते हैं, और ये इसमें और क्या चीज़ मौजूद होती है, F1 पार्टिकल्स। ये हमारे पास स्ट्रक्चर, इसमें ये आप लोग देख लें क्रिस्टी को। ये क्रिस्टी जो इनर फोल्डिंग हो रही है इनर मेम्ब्रेन की, ये हमारे पास क्या किसका स्ट्रक्चर है, क्रिस्टी का। इसमें हमने डिस्कस किया था कि F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं, आल्सो नोन एज ऑक्सीसोम। इन्हें ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की जो इनर सरफेस है उसके ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स। ये कैसे सिंथेसिस होती है इनकी, आफ्टर प्रोसेसिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रैप्चर्ड F1 पार्टिकल्स कम्स आउट द सरफेस। जब प्रोसेसिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर्ड हो जाती है और F1 पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं। ये बेसिकली F1 पार्टिकल इन्हें क्यों कहा जाता है, तो इस वजह से कहा जाता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो इनका पार्ट होता है वो होता है F0। तो जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है या उसका एक फर्स्ट फ्लोर है, तो ग्राउंड के बाद फर्स्ट आता है, तो जो इसके बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे F1 कहा जाता है, और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है उसे F0 कहा जाता है। ये डायग्राम में देख लीजिए, ये है मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है F0, और ये जो बाहर वाला है इसे F1 कहा जाता है। और ये इस तरह यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इसके दो पोर्शन है, एक ये F0 पोर्शन जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ये F1 पोर्शन जो मेम्ब्रेन के बाहर होता है। तो ये नाव लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये देख सकते हैं, ये नाव लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इसमें एंजाइम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कोएंजाइम है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने एटीपी को बनाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फिर सेल को सप्लाई भी करना है। तो इस वजह से ये सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ कैसे बनेगी, ये सारा कुछ इन्हीं का प्रोसेस होता है कि इन्होंने एटीपी को बनाना है, फिर उसको सप्लाई भी करना है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, और ये उसको अलहदा किया गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डिटेल स्टडीज हैव शो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। तो इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। वो डीएनए कहाँ से आता है, ये एंडोसिम्बियोटिक एक थ्योरी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती हैं तो ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास अपनी प्रोटीन है, राइबोसोम्स होते हैं या डीएनए होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कापीज़ को खुद तैयार करना शुरू कर देते हैं, खुद अपने फंक्शन या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि राइबोसोम बनाता है। तो इस वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपनी कापीज़ को खुद बना देता है, अपने फंक्शन भी खुद परफॉर्म कर लेता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया खुद परफॉर्म कर लेता है। फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, जिनका काम है कि इन्होंने खुराक की जो भी आएगी बाहर से उसकी मेटाबॉलिज्म करवानी है। सो इट हेल्प्स इन वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज क्रेब साइकिल। जब खुराक की मेटाबॉलिज्म हो जाएगी तो फिर ये प्रोसेस करवाते हैं, जैसे क्रेब साइकिल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। तो इस वजह से इन प्रोसेस जो एनर्जी एक प्रोड्यूस करते हैं उस एनर्जी के एटीपी के फॉर्म में ले आते हैं और फिर वो आगे सेल तक पहुंचा देते हैं। तो इस नतीजे में एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी जो फूड से वो हासिल करते हैं उसको फिर एटीपी के फॉर्म में सेल तक उसको सप्लाई किया जाता है। तो सेल को एनर्जी कब प्रोवाइड की जाती है, जब सेल को ज़रूरत हो। अगर सेल ने थोड़ा काम करना है तो उसे थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, वो थोड़ी एनर्जी हासिल कर लेगा। अगर ज़्यादा काम करना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और वो फिर ज़्यादा एनर्जी को हासिल कर लेगा। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाता है कि वो सेल जो होता है वो डायरेक्ट खुराक से एनर्जी क्यों नहीं हासिल करता, क्योंकि खुराक जो होता है एक स्टेपल प्रोडक्ट है, इस वजह से वो वहाँ से एनर्जी हासिल नहीं कर सकता। एटीपी जो होती है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट, उसे जब भी एनर्जी चाहिए वो वहाँ से हासिल कर लेता है। तो इस वजह से पहले उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। एटीपी और जो पी फास्फेट ग्रुप होते हैं उनको मिला के उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो जब सेल उसको ज़रूरत होती है सेल उस एनर्जी को हासिल कर लेता है। एक और फंक्शन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्यों कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स खुराक के होते हैं, फूड के होते हैं, उनसे ये एनर्जी को हासिल करता है, फिर उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। एटीपी फिर उस एनर्जी को सेल तक पहुंचा देती है या प्रोवाइड कर देती है। जो स्पेंट एनर्जी होती है एटीपी उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल एनर्जी एटीपी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेंट एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, तो वो एडीपी होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जो यूजेबल एनर्जी है तो वो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है, इस वजह से इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी और फास्फेट आपस में मिलते हैं, ये खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं, फिर उसको कहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं आगे एटीपी की तरफ। तो ये सारा एक साइकिल परफॉर्म हो रहा था, फिर एटीपी से फिर वो एनर्जी सेल के अंदर यूज होती है, फिर खुराक आती है, फिर खुराक से एटीपी और फास्फेट वहाँ से एनर्जी हासिल करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक साइकिल है, ये सारा चलता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर और एक इनर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये स्मूथ होती है। और बात ये डिस्कस की कि इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं और वहाँ उसके दो पोर्शन होते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो F0 होता है और जो मेम्ब्रेन के बाहर होता है उसे F1 पार्टिकल कहा जाता है। इसका मेन काम है कि इसने एनर्जी को मैन्युफैक्चर भी करना है, फिर उसको सेल तक सप्लाई भी करना है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो खुराक से आती है, उसको एटीपी और फास्फेट मिल के कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में। इस वजह से इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटो का जो मतलब होता है वो थ्रेड होता है और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो इसमें थ्रेड लाइक जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसे नाम दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये सारा जो हमारा टॉपिक था ये था माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।